ऐसा कुछ नहीं है कि तुम यहाँ से गर्मी के एरिया से जाके एकदम ठंडी एरिया में वहाँ तुम्हारा तबीयत खराब हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे हॉस्टल हैं सारे जगह में, आपके इंडियन और इंटरनेशनल स्टूडेंट सब डिवाइडेड ऐसे हो जाते हैं। उन लोग राशन सामान अपना जो भी ग्रोसरी डेली नीड्स है मिल जाते हैं, ठीक है। और हॉस्टल में एक प्रॉपर एक किचन है जहाँ पे आपको बनाने की सुविधा मिल जाती है। और जो इंडियन मेस है, जिनको भी जो बनाना नहीं जानते उनके लिए ऑप्शन है इंडियन मेस। ऐसा दूर फैकल्टी भी पड़ा तो 15, 20, 25 रुपए में आप ट्रेवल कर सकते हो वेरी इजीली। मैंने तो कभी फ्लाइट चढ़ा भी नहीं। सबसे मेन बात, मैं तो पहली बार फ्लाइट ही चढ़ रहा था, और वो भी इंटरनेशनल। इंडिया में स्टूडेंट हमेशा इंडिया और रशिया दोनों को कंपेयर करता है। तो डॉक्टर बनना चाहते हो, डेस्परेट हो इस चीज के लिए, तभी आप जाओ। आपने KBSU क्यों चूज किया? आप जब फर्स्ट ईयर में थे तो आपने KBSU क्यों चूज किया? तो नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम डॉक्टर हर्षराम कृष्णा है और मेरे साथ आज डॉक्टर सिद्धांत प्रधान जी बैठे हैं। और ये अपना MBBS, मैं इनका इंट्रोडक्शन अपने साइड से खुद दे देता हूँ। ये अपना MBBS KBSU से किए हुए 2024 में, और FMG में इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट इन्होंने दिया, सेकेंड अटेम्प्ट में इन्होंने क्लियर किया है और बहुत ही अच्छे मार्क्स में। आप अपना मार्क्स बताइए। मेरा स्कोर था 172, मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। सेकेंड अटेम्प्ट था। तो सिद्धांत जी, थोड़ा कैंपस के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। कैंपस तो सबसे पहले तो वहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। अगर आप रशिया से करना चाह रहे हैं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वेदर का, कि वहाँ बहुत आराम से आप एडॉप्ट कर सकते हैं वेदर को। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम यहाँ से गर्मी के एरिया से जाके एकदम ठंडी एरिया में वहाँ तुम्हारा तबीयत खराब हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सही है वहाँ मौसम में रहना, इकोनॉमिकली भी बहुत सही जगह है। और कैंपस की रही बात, तो कैंपस भी बहुत अच्छा है। सारे फैकल्टीज डिवाइडेड हैं, सब डिवाइडेड हैं। जहाँ एनाटमी होता है, एनाटमी के अलग हैं, बायो के अलग हैं, बायोकेम के अलग हैं, लैब अलग हैं, प्रॉपर हॉस्पिटल्स अलग है। अगर जब तुम्हारी क्लिनिकल पोस्टिंग वगैरह लगती है तो जो पूरा सिटी है वो पूरा डिवाइड हो रखा है अपने पोस्टिंग के हिसाब से, अपने क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। वहाँ पे जैसे तुम्हारा सर्जरी का है तो सर्जरी का एक अलग डिपार्टमेंट है, अलग बिल्डिंग है, वहाँ जाके उसके लिए आप कर सकते हो। मेडिसिन वहाँ पॉलीक्लिनिक होते हैं, तो आप स्पेसिफिक अलग अलग पॉलीक्लिनिक जाके वहाँ पे पोस्टिंग लगेगी, वहाँ आप सीख सकते हो। वहाँ पे आपका पढ़ाई भी होगा, क्लासेस भी लगेंगी और साथ में आपका प्रैक्टिकल भी होगा। ठीक है, बढ़िया। तो बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं इस चैनल के, तो वो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि रशिया में एक इकोनॉमिकल और अच्छी पढ़ाई वाली जो यूनिवर्सिटी है वो एक KBSU आज के टाइम पे आई है। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि वहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है वो कैसा है? फीस स्ट्रक्चर ऐसा है, पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने 2018 में अपना फर्स्ट ईयर वहाँ पे एडमिशन लिया, तब इकोनॉमिकली बहुत ही कम था फीस हमारे अकॉर्डिंग। तो बहुत ही मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली को वहाँ जाके करना बहुत इजी था उस समय। अगर आप पढ़ने के इच्छुक हो और आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हो, डेस्परेट हो इस चीज़ के लिए, तभी आप जाओ। तो अब थोड़ा सा फीस भले ही बढ़ा है, पर फिर भी बाकी यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में इतना ज़्यादा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं वहाँ पे आराम से। अगर आप इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं तो इंडिया के 1/2 से भी कम में वहाँ हो जाता है आपका MBBS कंप्लीट, पूरे 6 साल। अच्छा, इस साल का जो KBSU का फीस है वो कितना है? इस साल 3,24,000 रूबल में, ठीक है। 16 से 17,000 आपके हॉस्टल फीस पड़ते हैं, ठीक है। और बाकी जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, जैसे जो वीज़ा का हो गया, फिंगर प्रिंटिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से आपका 20-25 हज़ार जाता है। मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह हो गया, सारी चीज़ जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हो गया, तो इतने में आपका सब चीज़ कंप्लीट हो जाता है। जो ट्यूशन फीस है वो 3,24,000 रूबल में। ठीक है, बढ़िया। और KBSU में एक्चुअली ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो हॉस्टल का फीस है वो 17,000 एक साल का है। हाँ बिल्कुल, करेक्ट। हाँ ये सही बात है, 17,000 एक साल का है। आपको वहाँ रूम शेयरिंग करके रहना पड़ेगा, 3 लोग को एक रूम अलाउड होता है। जो सारे हॉस्टल डिवाइडेड है, वहाँ 12 से लेके 15 बहुत सारे हॉस्टल हैं सारे जगह में। आपके इंडियन और इंटरनेशनल स्टूडेंट सब डिवाइडेड ऐसे हो जाते हैं उन लोग, ठीक है। एक रूम में 3 लोग रहेंगे, बॉयज़ के अलग किचन और बाथरूम्स अलग सेपरेट रहते हैं उधर, ठीक है। और गर्ल्स के अलग साइड रहते हैं वहाँ पे। बढ़िया। KBSU का जो ये हॉस्टल का सिनारियो है, सीन है,
तो इसमें कई स्टूडेंट हमको पूछते हैं कि मुझे गवर्नमेंट वाला जो ये हॉस्टल है ये नहीं लेके अपार्टमेंट लेना हो, बिल्कुल। तो क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है? बिल्कुल सबके लिए अवेलेबल है ये। अगर आप अपने मन से बाहर रहना चाह रहे हो वहाँ, तो बिल्कुल आपको आपके वीजा के अकॉर्डिंग सारे चीज डॉक्यूमेंट पेपर वर्क वहाँ के जो भी पास के अपार्टमेंट आप अपने मन से चूज करके सेलेक्ट करके अपने रेट के हिसाब से जो भी आपको पसंद हो, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए आप उतने रह सकते हैं वहाँ पे। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हॉस्टल की लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। मैं तो कहूँगा कि जीना ही चाहिए सबको हॉस्टल की लाइफ, लेकिन आपको अपना पर्सनल स्पेस चाहिए और आप बाहर रहने का इच्छुक हो तो आप बिल्कुल बाहर अपार्टमेंट में लेके रह सकते हैं। अपार्टमेंट का भी कुछ ज़्यादा ऐसा किराया नहीं रहता है, लगभग 10,000 से लेके 20,000 तक में आपको एक अच्छा अपार्टमेंट मिल जाता है। हाँ, और वो भी हम दोस्तों के साथ शेयर दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, मंथली बेसिस में रहेगा। ऑनर भी बहुत एकदम वेलकमिंग नेचर के रहते हैं, इंडियंस को बहुत वहाँ वेलकमिंग वो से देखा जाता है। बढ़िया। और KBSU में एक्चुअली इंडियन मेस भी है, तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। वहाँ इंडियन मेस भी है, और ज़्यादातर जितने भी जब हम लोग भी रहे तो हम लोग खुद सेल्फ कुक करना बहुत ज़्यादा प्रीफर करते थे, क्योंकि सारे ग्रोसरीज वगैरह हो गए ये बहुत इजीली अवेलेबल है। प्याज रोज का वगैरह हो गया, दया गलेरिया, ये सब वहाँ पे है जहाँ पे बहुत इजीली अपने को राशन सामान अपना जो भी ग्रोसरी डेली नीड्स है मिल जाते हैं। ठीक है, और हॉस्टल में एक प्रॉपर एक किचन है जहाँ पे आपको बनाने की सुविधा मिल जाती है। ठीक है, अगर आप अपार्टमेंट में ले रहे हैं तो आपको गैस वगैरह की सबकी सुविधा मिल जाती है, पर हॉस्टल में इंडक्शन वगैरह रहते हैं। और जो इंडियन मेस है, जिनको भी जो बनाना नहीं जानते उनके लिए ऑप्शन है इंडियन मेस, वो आराम से लगभग 6-7 हज़ार पर मंथ में आपको अवेलेबल है इंडियन फूड वगैरह, नो इशू। और क्या बोलते हैं, नाश्ता सब चीज़ रहता है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि मतलब नालचिक जो है वो रशिया में ही है, बट वहाँ पे पहुँचते कैसे हैं? जैसे कि स्टूडेंट पूछते हैं कि रूट क्या होता है। रूट ऐसे आप रूट बताइए कैसे जाते हैं। आप वया दिल्ली जा सकते हो। ठीक है, सबसे मेन रूट तो वही है। दिल्ली से आप जाते हो मॉस्को, मॉस्को से आपको नालचिक की फ्लाइट, नालचिक में भी एयरपोर्ट है। ठीक है, और उसके पास का मैं एयरपोर्ट बता दूं, जैसे ग्रोजनी जो कि 200 किलोमीटर है, मिनरल वोदी हो गया वो 100 किलोमीटर है। तो आप ये पास के नेटिव जो भी पास के एयरपोर्ट है, आप वहाँ जाके भी बाय टैक्सी आप अपने हॉस्टल तक पहुँच सकते हो वेरी इजिली। ठीक है, जो फ्लाइट होती है दिल्ली से मॉस्को की, वो लगभग 5 से 5.5-6 घंटे की फ्लाइट होती है। फिर वहाँ से आपको 2 घंटे की नालचिक की फ्लाइट पकड़नी है। या तो आप ऐसे भी जा सकते हो, आप या दुबई जा सकते हो। आप यहाँ से दिल्ली से दुबई गए तो दुबई से फिर आप दुबई तक की आपकी 2 से 2.5 घंटे की फ्लाइट, फिर वहाँ से वापस आपकी 2 से 2.5 घंटे की फ्लाइट। तो आप 5 से 6 घंटे में आराम से पहुँच सकते हो। डिपेंड करता है आप कौन से एयरवेज चूज कर रहे हैं या कितना हॉल्ट मिल रहा है। ठीक है, बाकी जाना कोई बड़ा टास्क नहीं है, बहुत आराम से आप पहुँच सकते हो, बहुत आराम से। ट्रेवलिंग भी उतना कुछ एक्सपेंस भी नहीं है। आप करते हो तो मतलब आप बैग के ऊपर रहता है, बैगेज या लगेज आपका कितना है। अगर आप ज्यादा लगेज जा रहे हो तो उसके हिसाब के चार्ज पड़ते हैं। और लगभग मैं वो इकोनॉमिकली बोल सकते हैं 35,000 तक की टिकट मिल ही जाती है टोटल, मतलब 35 से 40,000 की। हाँ, दिल्ली से लेके नालचिक तक आप पहुंच जाएंगे, 35,000 हॉस्टल तक पहुंच जाएंगे आराम से। सो कई सारी यूनिवर्सिटी है गाइस रशिया में, जो कि मतलब बहुत दूर दूर भी है, और नालचिक एक ऐसा ऑप्शन है, KBSU एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको पास में, आपको ज़्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ता। टोटल जो फ्लाइंग टाइम, जैसे आपने बोला यहाँ से मॉस्को 5 घंटे की होती है, और फिर मॉस्को से 2 घंटे नालचिक आपका 2 घंटा, तो टोटल फ्लाइंग टाइम 7 घंटा। बस ट्रेन सारे चीजें अवेलेबल है। तो मतलब आपके इकोनॉमिकल लेवल के ऊपर आप मतलब उसमें ट्रेवल कर सकते हो। बस में जाना है बस में जाओ, या फिर ट्रेन में जाना है ट्रेन में जाओ, या फिर फ्लाइट से जाना है तो फ्लाइट में जाओ। तो जब हम आप सबको नालचिक KBSU लेके जाएंगे तो हम एज अ ग्रुप ट्रैवल करेंगे। बिल्कुल। तो फर्स्ट टाइम हम लोग सबको इन अ फ्लाइट लेके जाएंगे, करेक्ट। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर से आप लोग जब वापस आएंगे, या फिर आपको घर जाना है सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तो आप अपने हिसाब से जो भी ऑप्शन है वो चूज कर सकते हैं। मेरा एक और क्वेश्चन आपसे ये कि KBSU यूनिवर्सिटी तो रशिया में बहुत सारी है, मतलब 100 से ज़्यादा तो आई गेस यूनिवर्सिटीज़ होंगी। ठीक है, तो आपने KBSU क्यों चूज़ किया? आप जब फर्स्ट ईयर में थे तो आपने KBSU क्यों चूज़ किया? जब मैं फर्स्ट ईयर में गया था, मैं भी ऐसे एक कंसल्टेंसी के जाल में फंसा। मैं दूसरी यूनिवर्सिटी जाने वाला था रशिया की। ठीक है, उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा बताया और वो बॉन्ड में रखते। सबसे मेन चीज़ कि आप 6 साल तक फीस पे कर रहे हैं, आप उस कंसल्टेंसी को पे कर रहे हैं,
पर ये केबीएसयू में ये चीज़ नहीं है। आप अपना फीस डायरेक्ट पे कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को, डायरेक्ट अपने बैंक से खुद ट्रांसफर कर रहे हैं, खुद अपना जो भी पे स्लिप है आप निकाल रहे हैं, आपके पास पूरा चीज़ हो एकदम प्रूफ्ड रहेगा कि वो सही है, ऑथेंटिक रहेगा। तो ये चीज़ सबसे पहले ये चीज़ मैंने देखी। और साथ में मेरे दोस्त लोग भी थे, वो भी एक रीज़न था कि दोस्त लोग जा रहे थे हमारा एक, और सबसे प्लस पॉइंट था मैं एक मिडिल क्लास घर से, तो मेरे को ज़्यादा फीस वाले नहीं चाहिए थे कि बाद में मुझे तकलीफ हो। तो इकोनॉमिकली उस समय बहुत ही कम फीस था, जो बहुत अफोर्डेबल था मेरे लिए, मेरे घर वाले लोग के लिए वहाँ करना। और सबसे मेन चीज़ वहाँ का जो एक्सपेंस है, मंथली एक्सपेंस, वो भी बहुत कम है। सारी चीज जैसे इंडिया में जैसे एक्सपेंस में आप जी सकते हो ना, वैसा ही वहाँ भी आप रह सकते हो, सिमिलर है मंथली बहुत सिमिलर है। अगर आप मतलब बहुत बेसिक आप अगर देखो 15,000 बहुत इनफ होता है एक महीना वहाँ काटने के लिए, ठीक है। अगर आप टैक्सी में भी ट्रेवल कर रहे हो या बस की सुविधा है ही वहाँ, एनी टाइम जहाँ भी, जैसे फैकल्टी भी कभी दूर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऐसा दूर फैकल्टी भी पड़ा, तो 15, 20, 25 रुपए में आप ट्रेवल कर सकते हो वेरी इजीली। मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी नालचिक शहर में बहुत इजी। और अगर हॉस्टल में रह रहे हो, अगर पास कर यूनिवर्सिटी के पास सारे हॉस्टल, वॉकिंग डिस्टेंस में कोई भी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए ऐसा कुछ बस की जरूरत नहीं, आप वॉक करके आराम से जा सकते हो अपने हॉस्टल से एनी टाइम। ठीक। तो केबीएसयू में जो एडमिशन का प्रोसीजर है, जैसे कि मान लीजिए कोई हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो चाह रहे हैं कि वो इस साल केबीएसयू में एडमिशन ले वाया अस, तो उनको थोड़ा एडमिशन के प्रोसीजर के बारे में बताइए कि मतलब पहले आप ये बताइए कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे मेन डॉक्यूमेंट तो आपका पासपोर्ट होना ही चाहिए, और जो 12th का है पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसमें आपका 50% होना चाहिए, ठीक है। और एक डॉक्यूमेंट जो सबके लिए जरूरी हो गया है, नीट में स्कोर जो रहेगा आपका, जो भी कट ऑफ रहेगा कैटेगरी के वाइज, आप जनरल, ओबीसी और जो भी, उसमें क्वालिफाइड होना चाहिए। वो कुछ ज्यादा नंबर नहीं रहते हैं, जैसे मेरे टाइम में था तो कुछ 96 अराउंड था। तो आप अगर 100 से प्लस क्लियर कर रखे हो, 100 से प्लस आपका स्कोर है नीट में, तो आप ओबीसी कैटेगरी में आराम से वहाँ एमसीआई के लिए क्वालिफाइड हो आगे एग्जाम देने के लिए और वहाँ एडमिशन लेने के लिए। तो वैसे ही जनरल, ओबीसी आप अपने कैटेगरी के हिसाब से अपने कट ऑफ लेवल को क्रॉस करके रखें, जो कि बहुत स्मूथ हो जाएगा। इसके बाद आपका प्रोसेस आगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ना एमसीआई में रजिस्ट्रेशन अलग से करने की जरूरत है अगर आप नीट क्वालिफाइड हो तो। और पहले ये लगता था कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट और ये सारी चीजें, क्या है अभी भी स्टूडेंट्स लोगों को डाउट रहता है कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट हमको बनवाना है कि नहीं बनवाना है। आजकल ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट हट गया है, जो आप नीट दे रहे हैं और जो आपका रिजल्ट है वो इनफ है। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट 2018 से पहले वाले लोग के लिए है, जिन्होंने नीट नहीं क्वालिफाई किया है या नीट नहीं देके और रसिया या अब्रॉड में कहीं भी एडमिशन लिए हैं, तो उन्हीं के लिए वो अभी तक क्या बोलते हैं एलिजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया है। लेकिन 2018 के बाद जिन्होंने भी एडमिशन लिया, अगर उन्होंने नीट नहीं दिया तो वो एमसीए के लिए एलिजिबल नहीं। और आप भी जैसे प्रोसेस पे हम लोग अभी बात करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन हमने अभी फिनिश किया, तो एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा? मान लीजिए सारे बच्चों के पास जो भी है डॉक्यूमेंट्स, वो हम लोग हेल्प करेंगे, जो भी ट्रांसलेशन, नोटराइजेशन, अपोस्टाइल, ये सारी चीजें हम हेल्प करेंगे। जब डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है उसके बाद के स्टेप्स क्या क्या होंगे? तो जैसे ही यूनिवर्सिटी में अभी मई के बाद, जैसे यहाँ नीट खत्म होता है, वहाँ जून में एडमिशन ओपन होते हैं, ठीक है। जितने भी सीट रहेंगे, मतलब 200-250 सीट, हम उसके लिए वहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन हम रजिस्ट्रेशन करेंगे वहाँ, और वहाँ अपने जो भी हैं, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, उनको बोलेंगे कि आप यूनिवर्सिटी में इनके डॉक्यूमेंट पहुँचाओ, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर यूनिवर्सिटी से मेल आता है और फिर उन्हें वहाँ इन्विटेशन लेटर वहाँ से मिलता है। एडमिशन के बाद एडमिशन लेटर सबसे पहले मिलेगा, उसके बाद इन्विटेशन लेटर मिला जाता है। इन्विटेशन लेटर के बिहाफ पे आपको यहाँ वीजा मिलता है, स्टूडेंट वीजा। फिर हम आपका स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, फिर आपको उस हिसाब से आपका ट्रेवल प्लान शेड्यूल करेंगे और आपको वहाँ भेजेंगे, ठीक है। वहाँ जाने के बाद आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है। वो बहुत बेसिक रहता है, उसमें क्या इंग्लिश और मेन बायो से रिलेटेड या बहुत जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस रहते हैं, जो वहाँ के टीचर्स, वहाँ इन्विजिलेटर खड़े होकर वो लेते हैं। बहुत ही स्मूथ प्रोसेस रहता है, ऐसा कोई हार्ड एग्जाम नहीं है, क्योंकि वो सिंपली 12th बेस्ड रहता है। मतलब बहुत इजी है, इसको मतलब डरने का नहीं है कि वहाँ जाके हम एग्जाम फेल हो गए वापस, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी जाते हैं सब एग्जाम पास करते हैं, ऐसा कुछ वहाँ डरने का बात नहीं है कि आप वहाँ फेल हो जाओगे। एग्जाम एंजाइटी का बात ही नहीं है, आराम से स्मूथ प्रोसेस है। वो एग्जाम के बाद फिर आपको सीट अलॉट होता है, और सबसे पहली बात आपको वहाँ जाते ही हम हॉस्टल अलॉट कर देते हैं,
तो आपको रहने का वहाँ दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम वहाँ पे आपका सारा प्रोसेस करके देंगे। फ्रॉम जहाँ जिस नेटिव आप क्या बोलते हैं एयरपोर्ट में उतरते हैं, वहाँ से आपको फूड और ट्रेवल और हॉस्टल, आपके रहने की सुविधा, हम सब चीज़ आपको करके देंगे। और आपके एडमिशन का प्रोसेस भी हम स्मूथली करेंगे, क्योंकि वहाँ भी प्रोसेस रहते हैं, नोटरी, ट्रांसलेशन वगैरह, ये भी हम स्मूथली आपके सारे प्रोसेस कराएंगे। अब रसिया में ये भी चीज़ आ गया है कि जो भी फॉरेनर्स रहते हैं उनको वीज़ा और ये फिंगरप्रिंटिंग के लिए जाना पड़ता है। बायोमेट्रिक सिस्टम आ गया है सब तरफ, उसके लिए भी आपको वहाँ हम लोग जाना पड़ता है। तो 3 महीने सबसे पहले जो वीज़ा लगता है वो 3 महीने का लगता है। जैसे ही वो 3 महीना खत्म होता है, वहाँ यूनिवर्सिटी आपको खुद स्टूडेंट वीज़ा 1 साल का पूरा उसको एक्सपेंड करके देती है। यही रूल हर जगह है, और उसके अंदर ही हम लोग आपका सारा प्रोसेस करके आपको देते हैं। तो बेसिकली जो भी स्टूडेंट्स आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि रशिया मुझे जाना है, आप भले ही कोई से भी यूनिवर्सिटी जा रहे हो, सबका प्रोसेस यही है। और KBSU का एक चीज़ मुझे जो बहुत अच्छा लगता है वो ये है कि एक स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो बच्चों को ये डर नहीं रहना चाहिए कि मतलब वहाँ गए तो हम लोग को कोई लेने नहीं आएगा, ये नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल। हमारे साइड से हम बच्चों को एक सपोर्ट सिस्टम देते हैं वहाँ पहुँचने के बाद भी। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स इसमें देख रहे हैं, KBSU जो जाना चाह रहे हैं, तो प्री एडमिशन और पोस्ट एडमिशन आपको पूरा का पूरा एंड टू एंड आपको सपोर्ट मिलेगा। प्री एडमिशन, पोस्ट एडमिशन और उसके बाद का भी कि आप कैसे आगे इंडिया में परस्यू करते हो, आगे कैसे अपनी डिग्री को एक जस्टिस देते हो, ये भी हम बताएंगे। पूरा थ्रू आउट द 6 years आपको हम हर चीज में गाइड करेंगे। या तो आपको अगर वहां से वापस नहीं आना है, बाहर भी कहीं करना है, हम उसके लिए भी गाइड करेंगे कि आप बहुत से ऑप्शन खुलते हैं। आप एक बार क्लिनिकल इस चीज में एक बार अंदर आ जाते हो तो बहुत से रास्ते खुल जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं हर आदमी को वहाँ भी। और कोई ऐसे पार्ट टाइम वर्क भी करना चाह रहा है तो उनके लिए भी ऑप्शन है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सब वहाँ हेल्पफुल है, वेलकमिंग नेचर है वहाँ के लोगों का। आपको थ्रू आउट 6 years कोई दिक्कत नहीं होगी अंटिल आप कुछ बदमाशी ना करें। ये तो हर जगह का है, ये तो अगर आप पढ़ना चाहते हो, आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आप में वो चीज़ होनी चाहिए कि आप कैसे अपने आप को लेके चल रहे हो। वहाँ आपको लाइब्रेरी की सुविधा है, पढ़ने की सुविधा है, सब चीज़ की है। अगर आपको गलत में उतरना है तो चाहे आप इंडिया में रहो, चाहे रसिया में रहो, चाहे दुनिया के किसी कोने में, फर्क नहीं पड़ता। बढ़िया। तो अभी हम लोग आपके एक रिएक्शन, आपका मतलब ऑनेस्ट रिएक्शन मैं लेना चाहूँगा। जब आप पहली बार जा रहे थे दिल्ली एयरपोर्ट पे थे, आपके पेरेंट्स वगैरह आए होंगे आपको छोड़ने के लिए, तो वो मोमेंट डिस्क्राइब कीजिए। मतलब वो मोमेंट कैसा था, आप पहली बार जब जा रहे हैं रशिया? वो तो बहुत इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि मैंने तो कभी फ्लाइट चढ़ा भी नहीं था। सबसे मेन बात थी, मैं तो पहली बार फ्लाइट ही चढ़ रहा था, और वो भी इंटरनेशनल। जब दिल्ली एयरपोर्ट पे था, मम्मी पापा साथ मेरे को छोड़ने गए थे दिल्ली तक, तो तब तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, आगे मैं क्या करने जा रहा हूँ। एकदम डिफरेंट फीलिंग था उस समय। लेकिन जैसे वहाँ गया, पहले दिन भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ आ गया, पूरा सब चीज़ नया, वेदर नया, एकदम लोग नए। पर धीरे धीरे मैंने वहाँ के कल्चर और वहाँ के लोगों को सबके साथ मिला जुला, तो अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत परेशानी आएगी या कुछ आएगी। वहाँ भी इंडियंस अब तो काफ़ी, जब हम गए थे तब तो नहीं थे, अब तो काफ़ी इंडियंस हो गए। हर बैच में 200-250 स्टूडेंट हैं ऑलरेडी वहाँ, और अभी तक 3 बैच निकल चुके हैं, और सबके अभी तक FMG के रिजल्ट हमारे यहाँ अभी सबसे बढ़िया रहा है। मैं एकदम जेन्युइन बताता हूँ, 80 से 90% लोग पास हो चुके हैं, और जो नहीं भी हुए हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं, और अगले 2-3 अटेम्प्ट में सब सारे के सारे पास हो जाएंगे। बिल्कुल, बढ़िया। अभी हम मतलब आपके लाइफ जो KBSU में आपका रहा है पूरा 6 साल, और ये बताने से पहले मैं एक कमेंट ऐड करना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, हम आपको जेन्युइन गाइडेंस तभी दे पाएंगे क्योंकि हम लोग वहाँ से ग्रेजुएटेड हैं। जैसे कि सिद्धांत जी वहाँ से ऑलरेडी ग्रेजुएटेड हैं, तो ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपको सिर्फ एक कंसल्टेंट टाइप का लोग आदमी नहीं मिल रहा है, ये आपके सीनियर है। तो आपको वहाँ का पूरा एलुमनी सपोर्ट, आप कोई भी स्टेट के हों, क्योंकि नालचिक में बहुत सारे अलग अलग स्टेट के लोग होंगे, तो आपको एक पूरा एलुमनी सपोर्ट सिस्टम मिलता है। मान लीजिए आप वहाँ से ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया, कई लोग ऑस्ट्रेलिया जाना पसंद करते हैं, कई लोग UK जाते हैं, AMC जाते हैं। हाँ। तो हमारे जानने में ही ऐसे कई सारे लोग हैं जो AMC क्लियर किए हैं,
यूके वाला प्लैब Plab वगैरह clear किए हैं, क्लियर USMLE clear किए हैं। यूएसएमएलई क्लियर किए हैं, बिल्कुल। जर्मनी कई लोग गए हैं, तो आपको एक पूरा सपोर्ट सिस्टम मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन हम लोग जाते हैं, आपका जो लाइफ था केबीएसयू में उसके बारे में। तो आपने फर्स्ट वीक का तो अपना बता ही दिया, इसमें मैं पूछना चाहता हूँ जो एकेडमिक सिस्टम है केबीएसयू में वो कैसा है? वो जैसे बाकी के इंडियन कॉलेज, क्योंकि यहाँ क्या होता है इंडिया में स्टूडेंट हमेशा इंडिया और रशिया दोनों को कंपेयर करता है। तो आपसे मैं चाहता हूँ कि ऑनेस्टली आप बताइए, जैसे कि इंडिया का कॉलेज है और रशिया का कॉलेज है जैसे कि केबीएसयू, तो इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आपको कुछ लैंग्वेज एक्स्ट्रा सीखने पड़ते हैं, लेकिन कोर्स पूरा इंग्लिश में है, आपकी पढ़ाई पूरी इंग्लिश में होगी, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, उनकी हिस्ट्री वगैरह पढ़ने पड़ते हैं, जो जेन्युइन है मैं बता रहा हूँ कि ये सब आपको ऐड ऑन होंगे, लेकिन ये इतना कंपलसरी नहीं है कि आप इसको लाइफ में एकदम आगे लेके चलो। लेकिन जो आपके 19 सब्जेक्ट हैं जो इंडियन गाइडलाइन के हिसाब से हैं, वो आपके 19 सब्जेक्ट वहाँ कवर होंगे। वो भले ही कुछ पार्ट्स में होंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में होंगे, जैसे मेडिसिन हो गया, वो कभी पॉलीक्लिनिक के नाम से आ रहा है, कभी इंटरनल मेडिसिन के नाम से आ रहा है, तो वो 2-3 साल में एकदम आपके डिवाइड होके चलते रहेंगे। तो आप धीरे धीरे ये सारी चीजें पढ़ते रहोगे वहाँ पे, ठीक है। और सारे जितने 19 सब्जेक्ट जो यहाँ हम पढ़ते हैं वो सारी चीजें वहाँ पढ़ोगे कहीं ना कहीं। अब क्लिनिकली वहाँ भी बहुत अच्छा है। अगर आप सीखना चाहते हो तो सबसे अच्छा यही है कि आप वहाँ के लैंग्वेज सीखो, तो आप वहाँ के कोर में घुस पाओगे। जितना अच्छा वहाँ का लैंग्वेज अगर आपके पास वो है तो आप पेशेंट से वहाँ से डील कर पाओगे एकदम, ठीक है। और सीखने को तो मिले, ये हर जगह का है। ये तो हर जगह का है। जैसे कि मान लीजिए, सॉरी आपको मैं काट रहा हूँ, कई सारे स्टूडेंट्स इस चीज को लेके डर जाते हैं इंडिया के कि यार वहाँ पे तो रशियन सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं भी ग्रेजुएट हूँ रशिया से, आप भी ग्रेजुएट है रशिया से, और हम लोग भी जब 2019 वगैरह में गए थे तो हमको भी लगता था कि यार ये रशियन कैसे करेंगे, बहुत हार्ड है। बट क्योंकि हम दोनों यहाँ बैठे हैं, आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं, तो हम प्राइम एग्जाम्पल हैं कि आप वहाँ सरवाइव कर सकते हैं, ग्रेजुएट होके यहाँ आ सकते हैं और सिद्धांत जी के जैसे अपना FMG भी क्लियर करके इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। तो जो रशियन लैंग्वेज का मेन मतलब पेन पॉइंट था, ठीक है, मतलब आपको कैसा लगा? आपने 1 साल 2 साल कितना टाइम लगाया वो रशियन पे? वहाँ जो क्लास होता है, क्लास में पढ़ लो, जितना सीख रहे हो, ठीक है, वर्ड्स वगैरह सीख लो, लेकिन तुम रशियन तभी सीखोगे जब बाहर निकलोगे, जब वहाँ के लोगों से मिलोगे। खुद गूगल ट्रांसलेट बहुत इजी चीज है, तुम अपने पास गूगल ट्रांसलेट एनी टाइम खोल के रखो, आप किसी से भी कन्वर्सेशन कर सकते हो उसमें। तो जैसे मैंने किसी से बात किया, हाय हेलो जो भी किया, कुछ चीज मेरे को याद करना है, मैं तुरंत गूगल ट्रांसलेट से देख लेता था और उसको उसी पॉइंट पे याद कर लेता था और नेक्स्ट टाइम खुद से यूज करता था। तो ऐसे करते करते मैं जितना वहाँ पे कन्वर्सेशन कर पाऊँ, लोगों से डील कर पाऊँ, बात कर पाऊँ, उतना मैंने सीख लिया था। क्योंकि मुझे पढ़ाई तो रशियन में करनी नहीं थी, मुझे तो इंग्लिश में ही पढ़ना है एट द एंड। तो लास्ट तक मेरा तो बहुत स्मूथली गया, सबसे कन्वर्सेशन अच्छा रहा, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे, आराम से बातचीत होती थी, तो लास्ट तक बहुत स्मूथली मेरा प्रोसेस रहा है वहाँ। बढ़िया। अब अपन थोड़ा डीपर लेवल में जाते हैं, जैसे कि क्लिनिकल ईयर्स कब से स्टार्ट होता है, क्या होता है, ठीक है, FMG की प्रिपरेशन आपने कब स्टार्ट की, ये सारे अभी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा। तो पहला जो मेरा क्वेश्चन है कि KBSU में बहुत सारे हॉस्पिटल्स अटैच्ड होंगे, क्योंकि यहाँ इंडियन पेरेंट्स ये भी देखते हैं कि रशिया में कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे अलग अलग हॉस्पिटल्स अटैच्ड होने चाहिए। तो वह कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस वहाँ का? रशिया मेन अपने सैनिटोरियम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ इतने सैनिटोरियम है और जो क्या बोलते हैं हॉस्पिटल्स भी हैं उसके, वो पूरा डिवाइडेड है पूरे सिटीज़ में। ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह रह के सीख रहे हो, आप अलग अलग जगह घूम सकते हो, अपना वहाँ पे पहचान बनाओ और उनसे अच्छा इंटरेक्शन रखो, आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे वहाँ भी करने के लिए, सीखने के लिए। बात यह है कि आप कैसा वहाँ पे जाके बिहेव कर रहे हो वहाँ के लोगों से। अगर कोई सीखने का चाह रखता है तो वो कहीं भी सीख सकता है। अगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट तो हर जगह रहते हैं, अगर आप उस वे में जाओगे तो आप नहीं सीख पाओगे, आपको नहीं करना, आपका मन नहीं, आप रूम पे ही पड़े रहो, आप नहीं कर पाओगे। आप बाहर घूमोगे, बाहर के लोगों से इंटरेक्शन करोगे तो बहुत सही रहेगा। जिंदगी में अप्स एंड डाउन सबके रहते हैं, मेरे भी बहुत अप्स एंड डाउन रहे हैं वहाँ कि डिग्री लेना है, सब चीज़ करना है, लेकिन अगर मैंने कोई गलतियाँ नहीं की और मैं सही वे में जा रहा हूँ, मैं अपने क्लासेस टाइम पे अटेंड कर रहा हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं डेली बेसिस में अपने सारे चीज़ टास्क कर रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ, बहुत ईजिली सर्वाइव कर सकते हो। बढ़िया। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने मतलब मान लीजिए अभी कोई KBSU का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है
तो एकदम ऑप्टिमम टाइम कौन सा है? एफएमजी का जो प्रिपरेशन है वो कब से स्टार्ट करना चाहिए? एफएमजी का प्रिपरेशन मैं तो बोलूँगा 4th ईयर से स्टार्ट करना चाहिए। आप 3 साल अपने Adapt स्टूडेंट होने में लाइफ जो लगाइए। एडेप्ट होने में लगाओ, एमबीबीएस की लाइफ को आप एंजॉय करो, वहाँ के वेदर को जियो, आसपास घूमो, एक्सप्लोर करो, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि ये दोबारा नहीं आती, ये गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ है। वहीं वहाँ के जो दोस्त बनते हैं वो भी जिंदगी भर साथ चलते हैं, वो एक बहुत ही सही पीरियड है अपने लाइफ में एंजॉय करने का। और ऐसे दोस्त भी बनाओ जो आगे तुम्हारा साथ दें, पढ़ने में भी, घूमने में भी, सारी चीज़ों में। तो जब मैंने पढ़ाई चालू की थी 4th ईयर में चालू की थी, मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेना चालू किया था, प्रेप वगैरह से, मेरो वगैरह से धीरे धीरे वीडियोस देखना चालू किया। पर मेरा वो प्रिपरेशन का फेज नहीं था, वो बस मेरा एक स्टार्ट था कि मेरे को आगे जाके ये करना है। तो बस मैंने एक नींव रखी थी अपने पढ़ाई के लिए वहाँ पे। तो मैं धीरे धीरे 4th ईयर 5th ईयर तक ऐसे वीडियोस वगैरह देखते जाता था। थोड़ा टाइम में, जैसे मैं लास्ट के 3 साल में घर आया ही नहीं था, तो मैं वहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था। ज्वाइन किया, वहाँ फ्री था लाइब्रेरी, वहाँ जाके मैं बैठता था 7 बजे तक आराम से। उसके बाद अपना ग्राउंड वगैरह था, दौड़ने चले गए, खेलने चले गए, ये दोस्त लोग के साथ मजा मस्ती कर लिया, यही सब चलता था। तो डेली बेसिस में 3 से 4 घंटे पढ़ने को आराम से मिल जाते थे। तो गर्मियों का सीजन तो हमारा ऐसे ही निकल जाता था पढ़ने खेलने में आराम से। तो धीरे धीरे ऐसे वीडियोस देखना चालू हुए, तो अपने आप इंटरेस्ट बनते जाएगा। एट दी एंड आप वहाँ गए तो एमबीबीएस करनी हो ना, आपको डॉक्टर बनना ही है। तो जब तक आप खुद से इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो आप कहीं भी नहीं बन सकते, कहीं भी कर नहीं सकते, कोई भी आपको ऐसा हाथ पकड़ के करने वाला। लेकिन जो मेन प्रिपरेशन का फेज है वो यहाँ आके है। जो यहाँ आके 6 महीने बाद जो आपका एग्जाम होगा, वो है सबसे बेस्ट टाइम आपका। उसमें आपका पूरा टाइम सिर्फ एग्जाम के लिए होना चाहिए। आप पूरा अपने 24 घंटे में से मैक्सिमम कितना टाइम अपने प्रिपरेशन के लिए देते हो, कितने अपने जुनून से पढ़ते हो, वो मैटर करता है। आपके कहीं से भी रिसोर्सेस रहें, कोई भी प्लेटफॉर्म आप फॉलो कर रहे हो, डजंट मैटर, लेकिन आप एकदम कंसिस्टेंट होके वो 6 महीना पढ़ो। एग्जाम आराम से डुएबल है, क्योंकि कोई माइनस मार्किंग नहीं है। हमें भी अटेम्प्ट लगे, मैं समझ सकता हूँ जिनके नहीं निकलते हैं। बहुत सारी चीज़ रहते हैं, बहुत सारे फैक्टर रहते हैं, सबके अपनी परेशानियाँ, सबके घर में प्रॉब्लम्स हैं, सबको कहीं ना कहीं वो एग्जाम के दिन कुछ फेस करना पड़ जाता है, बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन सबके लिए डुएबल है, ये तो मैं ज़रूर बोलूँगा। जो अगर कंसिस्टेंट है वो ज़रूर निकालेगा ये एग्जाम। बट आप अभी जैसे कि इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो जो करंट अभी मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एफएमजी में फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका नहीं निकला, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए एक मतलब एक मैसेज दीजिए या फिर एडवाइस। मेरे बहुत से जूनियर हैं जिनसे मैं इंटरेक्शन रखा हूँ अभी भी, वो मेरे को पूछते हैं कि भैया क्या करें, आगे कैसे फॉलो करें, मेरा ऐसे गलती हो गया। तो मैं उन्हें यही बोलता हूँ कि अपने सिली मिस्टेक्स पे ध्यान दो। तुमने कहाँ गलती की है, तुम्हारा क्या माइनस पॉइंट है, क्या नेगेटिव है, तुम्हें पता रहना चाहिए। कोई बाहर का आदमी, कोई तुम्हें कुछ भी बोल जाए तो मुझसे पास नहीं होगे जब तक तुम अपनी गलतियां खुद नहीं सुधार लोगे। तुम कैसे भी प्रिपेयर कर रहे हो, तुम अपना एक शेड्यूल बनाओ, अपने वीक्स और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स अपने अलग अलग रखे, सब डिवाइड कर लें और उस हिसाब से उस सब्जेक्ट पे फोकस करें और कंसिस्टेंट रह के अपने, जैसे हम लोग ग्रैंड टेस्ट देते हैं, ग्रैंड टेस्ट वगैरह में जितने भी नंबर आते हैं सारे सब्जेक्ट के स्पेसिफिक नंबर हैं, तो किसमें कितना स्कोर कर रहे हो तो उससे पता चल जाता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। तो उस हिसाब से आगे लेते चलना है उसको। जो स्ट्रॉन्ग है उसके और स्ट्रॉन्ग करना है और जो वीक है उसे तो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करना ही है। एट द एंड आप जरूर होगे अगर कंसिस्टेंट हो तो सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं, दिस वाज इट। तो आपका कोई भी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपके डाउट्स हैं कि केबीएसयू का क्या प्रोसेस है, अगर आपको सिद्धांत जी से डायरेक्टली बात करना है, तो हम इनका इंस्टा का प्रोफाइल और व्हाट्सएप का नंबर हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस चाहिए कि केबीएसयू के लिए, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम और भी कई सारे जो केबीएसयू से ग्रेजुएटेड लोग हैं और एफएमजी जिन्होंने पास किया है, हम उनके साथ जो वीडियोस हैं इसी टाइप का इंटरव्यू हम आपके पास लेके आते रहेंगे। सो थैंक यू डॉक्टर। If you are interested, DM us or visit office Usha Pride, shop number 6, first floor, Moa, Raipur.